हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। मेरा नाम मैनपाल सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या बताया था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के लिए दो डेवलपमेंट्स जरूरी होती हैं। उनमें से फर्स्ट डेवलपमेंट आप कर चुके हो, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। क्या कर चुके हो? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर आप कर चुके हो। किया था या नहीं किया था? आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड डेवलपमेंट्स। वो सेकंड डेवलपमेंट क्या है? हमारे पास सेकंड डेवलपमेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास है। नई डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी बोहर मॉडल में कमियां आने के बाद। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था उसके लिए दो डेवलपमेंट आई थी पहले। उन डेवलपमेंट का यूज करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बनाया गया था। वो दो डेवलपमेंट्स मैंने बताई थी। पहली थी डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो आप कर चुके हो। आज हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बताएगा? ध्यान से देखना, एक एक बात मन लगा के सुनने की है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले इस प्रिंसिपल की सुनो। अनसर्टेनिटी क्यों लगा है इसके अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। यह कहता कोई भी इलेक्ट्रॉन है या फिर माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक बॉडी। तो इसने कहा या तो आप इलेक्ट्रॉन को ले लो या कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी को ले लो। अगर हम कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी को लेंगे और इस माइक्रोस्कोपिक बॉडी की हम दो चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या क्या? एक हम इसकी पोजीशन को और दूसरा हम किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं। एक हम इसकी पोजीशन को और दूसरा हम इसकी वेलोसिटी को या इसके मोमेंटम को, या किसके क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या इसके मोमेंटम को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। वेलोसिटी या जिसको नाम मोमेंटम और पोजीशन, इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करना चाहते हैं? कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए कैलकुलेट साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए आप उसकी पोजीशन और उस माइक्रोस्कोपिक बॉडी की वेलोसिटी को एक साथ कैलकुलेट करना चाहते हो। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा था इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी। किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी का आप मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ एक्यूरेसी के साथ, करेक्टनेस के साथ, सही तरीके से एग्जैक्ट रिजल्ट आप नहीं बता सकते। ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था। क्या मतलब है इस बात का? एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं ये आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कोई सर्कुलर पाथ है, आपको पता है, जिसके अंदर क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन की मैं क्या वेलोसिटी पता करना चाहता हूं, क्या वेलोसिटी। और जिस टाइम पे मैं इसकी, मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर मैं इसकी वेलोसिटी भी मेजर करना चाहता हूं और इसकी पोजीशन भी। पोजीशन का मतलब क्या ये एग्जैक्टली यही है? मान लेते ये चल रहा था तो मैं इसकी चलते चलते की वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ मेजर करना चाहता हूं। तो ये एक साथ कभी भी करेक्टनेस के साथ सही तरीके से एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता। यह था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ आया ही नहीं आया? इट इज इंपॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी। क्या मतलब है? अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं, तो क्या चलते चलते की वेलोसिटी कैलकुलेट होगी? जब ये मूव करेगा तभी तो वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? मान लेते मैंने इसकी वेलोसिटी को क्या कर लिया, करेक्टनेस के साथ
मेजर कर लिया, लेकिन वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो इसकी पोजीशन हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। मान लेते हैं ये मैंने 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए देखा तो ये यहां पे था, अगले सेकंड के 100वें हिस्से के लिए देखूंगा तो ये यहां पे मिला, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा है तो आप वेलोसिटी तो इसकी पता कर सकते हो लेकिन पोजीशन को पता नहीं कर सकते। लेकिन फिर इसने कहा अगर हमने पोजीशन को मेजर कर लिया, मान लेते मुझे पता कर लिया ये पोजीशन यहां पे, अगर मैं इस पॉइंट पे पोजीशन का पता चल गया भी यहां पे है, इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी देखूंगा तो वो क्या होगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूं और इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी को देखूंगा तो वो मुझे रोकना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रोक के देखना पड़ेगा, और रोक के जब रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। इसलिए चलते चलते कि आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि कोई बस है, ये रोड पे जा रही है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, आप इसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों बता सकते हो एक साथ। लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी की पोजीशन को मेजर किया यहां पे था, तब तक इसकी वेलोसिटी पता नहीं कहां पे पहुंच गई, जब वेलोसिटी को मेजर किया तब तक इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी थी। तो ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, पोजीशन सही मेजर कर लोगे तो वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते, वेलोसिटी को सही मेजर कर लोगे तो पोजीशन को सही मेजर नहीं कर सकते। ये सब था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे समझ आया नहीं आया? एक ही बात तो थी यार, क्या था, पोजीशन और वेलोसिटी। पोजीशन को मेजर कर लोगे तो वेलोसिटी नहीं, क्यों, पोजीशन पता कर लिया यहां पे तब तक ये चल रहा है, वेलोसिटी पता नहीं क्या है, वेलोसिटी को पता किया, इसकी पोजीशन पता नहीं है कहां पे है, कहां चल रहा है, कहां पे है, तो इसलिए दोनों चीजें एक साथ मेजर करना इंपॉसिबल है। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर क्या किया इसने, मान लेते हैं आप पोजीशन है या वेलोसिटी है, उसमें कितना अनसर्टेनिटी है, कितनी गलत है वो, यानी कि कितनी करेक्ट नहीं है, अनसर्टेनिटी कितनी है, वो मान लेते हैं इतने दायरे में मिल सकती है उसकी पोजीशन, या कहां तक मिल सकती है। तो अनसर्टेनिटी कितना अनसर्टेन है उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में, इसको कैलकुलेट करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया। तो वो फॉर्मूला क्या था वो देखिएगा, हटा दो इन सबको। तो क्या है, इसने क्या फॉर्मूला दिया, इसने फॉर्मूला दिया डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई, क्या दिया इसने, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी किसके इक्वल रख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। क्या है भाई, यहां पे देखना है एक एक करके। डेल्टा एक्स, मैं बताता हूं एक एक चीज। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी कमी है, कितने हद तक हम नहीं मेजर कर सकते हैं। दूसरा डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी था अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या है ये, मोमेंटम है ना डियर्स, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब क्या, मास तो कांस्टेंट होता है, जब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आई तो मास में तो अनसर्टेनिटी आ नहीं सकती, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, तो अनसर्टेनिटी किस में आएगी, वेलोसिटी में। इसलिए डेल्टा पी की जगह हम क्या रखेंगे, एम डेल्टा वी, एम कांस्टेंट है और डेल्टा वी यानी कि वेलोसिटी में चेंज आएगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इन सभी फॉर्मूले को इकट्ठा कर दिया, इसको इसमें रखो, क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एम डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, यही हो जाएगा। अब यहां से डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, और ये एम कहां पे आ जाएगा, नीचे। ये था फॉर्मूला फॉर अनसर्टेनिटी। पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है वो निकाल सकते हो, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है वो निकाल सकते हो, और दोनों का कंबाइन निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अरे अनसर्टेनिटी का मतलब समझ में आया या नहीं आया? मान लेते हैं मैं ये कोई दायरा फिक्स कर देता हूं, ये बाउंड्री फिक्स कर दी भाई, इसके अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी है भाई, इतनी जगह में कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, और एक मैं फिक्स कर दूं यहां पे इलेक्ट्रॉन है भाई पक्का, तो इसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये तो फिक्स पोजीशन है। और अनसर्टेनिटी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, इतनी सारी अनसर्टेनिटी है इसकी पोजीशन में, तो ये इतनी बाउंड्री में मिलेगा, इतनी अनसर्टेनिटी है इसकी पोजीशन में। अब वेलोसिटी मान लेते, वेलोसिटी कहते भाई 10
से लेके ये 15 मीटर पर सेकंड से किसी भी स्पीड से चल सकता है। देखो कितनी अनसर्टेनिटी आ गई, 10 से 50, 10 to 50 इतनी। अब इसकी स्पीड 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो गई है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है कहां से लेकर कहां तक उसमें कमियां हैं, कहां तक वो अनसर्टेन है। जैसे कि इसकी पोजीशन इतनी अनसर्टेन है, इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो अनसर्टेन का मतलब होता है कहीं पे भी फिक्स ना होना और एक बड़े लेवल तक फिक्स ना होना, वो होता अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, दोनों का कंबाइन भी आप निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। फिर क्या है भाई, ये कहां तक सही है भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और वेलोसिटी क्यों हम नहीं निकाल सकते दोनों चीजों को एक साथ? इसके लिए क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सप्लेनेशन फॉर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या एक्सप्लेनेशन किया गया? मान लेते ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे चल रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप मेजर कर सकते हो। कैसे? क्या कहा गया, हम इसके ऊपर कोई लाइट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कोई लाइट। ये लाइट आई, ये लाइट इसके इंसिडेंट लाइट। क्या कर दिया हमने? कोई लाइट डाल दी, इसको हमने नाम दे दिया इंसिडेंट लाइट। जैसे ये लाइट टकराएगी, टकराते ही रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होते ही यहां पे हमने माइक्रोस्कोप लगा दिया। क्या लगा दिया? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम इसको क्या बहुत फास्टली डिटेक्ट कर लेंगे, और डिटेक्ट करते ही क्या हो जाएगा? डिटेक्ट करते ही हमें पता चल जाएगा हमने यहां पे लाइट डाल रखी है, ये इलेक्ट्रॉन घूम के जब यहां पे आएगा तो इससे लाइट टकराएगी, टकराते ही माइक्रोस्कोप में दिखेगी और हम कह देंगे यहां पे पोजीशन है इसकी। ठीक है, पोजीशन बता सकते हो, ऐसे कहा गया। लेकिन क्या कहा गया? ऐसा कहा गया ये जो लाइट आप डाल रहे हो इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होनी चाहिए। इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ शुड बी लो, तभी आप इसकी पोजीशन बता सकते हो। वेवलेंथ शुड बी लो, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए। कम वेवलेंथ की लाइट टकराएगी तो ही हम बता सकते हैं, ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को हम मेजर नहीं कर सकते। कम वेवलेंथ की लाइट टकराएगी तो माइक्रोस्कोप इजीली उसको डिटेक्ट कर पाएगा और हम आसानी से बता सकते हैं इसकी पोजीशन ये है। लेकिन क्या है, हमें पता है जो वेवलेंथ होती है इट इज इनवर्सली टू द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? इनवर्स। अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? हाई। अब एक बात सोचना, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? इक्वल टू एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? हाई। अब एक एक स्टेप को जोड़ रहा हूं। इस लाइट की जो हमने डाली थी इसकी वेवलेंथ लो होनी चाहिए ताकि हम पोजीशन को बता सकें। बिल्कुल सही बात है। वेवलेंथ लो होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? हाई। इस लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? हाई, जो हमने लाइट डाली है। और हाई एनर्जी अगर इस लाइट की होगी तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद हमने कह रखा है इलेक्ट्रॉन से जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराती है तो उसकी क्या चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। क्या चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंजेस। अब एक बात बताओ, अपने पोजीशन को तो मेजर कर लिया, जैसे ही लाइट टकराई माइक्रोस्कोप में दिखी, बता दी ये पोजीशन है, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गई। क्या वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहा है एक समय में एक चीज, या तो आप वेलोसिटी को देख सकते हो या फिर पोजीशन को। अब मुझे यहां पे वेलोसिटी को देखना है। वेलोसिटी को देखना तो मुझे वेवलेंथ हाई करनी पड़ेगी। वेवलेंथ कैसी करनी पड़ेगी? इसकी वेवलेंथ हाई करनी पड़ेगी। वेवलेंथ हाई कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी लो तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी। ये लो तो एनर्जी लो। एनर्जी लो तो काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज। काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। आप वेलोसिटी बता सकते हो। लेकिन हाई वेवलेंथ की लाइट को ये माइक्रोस्कोप क्या नहीं कर पाएगा? डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तब आप इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। इसलिए पोजीशन बताने के लिए लो वेवलेंथ चाहिए और वेलोसिटी बताने के लिए हाई वेवलेंथ। इसलिए क्या कर रहा है, दोनों चीजें तो एक साथ मेजर नहीं हुई ना, एक ही चीज मेजर कर सकते हो। इसलिए दोनों को मेजर करोगे तो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल। ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी जो हमने देख ली है। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आगे देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी मैं सिग्निफिकेंस बताने जा रहा हूं, हटा दो इन सबको। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके फायदे क्या हैं?
सबसे पहले तो इसका फायदा है, इट इज अप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लीकेबल है। दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ये वाला प्रिंसिपल, माइक्रो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके लिए अप्लीकेबल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिएगा आप क्या है, कैसे है ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। पहली बात तो ये है, अगर मैं इसको मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लाई करता हूं, किसके लिए? मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लाई करूंगा, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी। इसकी वैल्यू अगर आप तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए निकालना चाहूंगा तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, इसको हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इन दोनों की वैल्यू जो है वो इतनी लो आएगी। इतनी लो का मतलब अनसर्टेनिटी, यानी कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी है ही नहीं। अनसर्टेनिटी का मतलब बता तो रखा है, उसमें क्या है, दोनों की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ इजीली मेजर हो सकते हैं। उनकी पोजीशन को आप अच्छे से बता सकते हो, उसकी वेलोसिटी को आप अच्छे से बता सकते हो। उनकी वेलोसिटी बताने में, उसकी पोजीशन बताने में कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई भी गलती नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल सही बता सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी अनसर्टेनिटी बहुत कम है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, जो फिक्स ना हो उसकी वैल्यू क्या है? बहुत कम है। और इसका मतलब अनसर्टेन कम है तो वो सर्टेन ज्यादा है, इसका मतलब उसकी पोजीशन और वेलोसिटी में क्या है? फिक्स है। वो क्या है? आप इजीली मेजर कर सकते हो। देखिएगा कैसे। अब आपने पढ़ा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा के ये निकालना चाहता हूं। मान लेते हैं कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगी तो उसका मास भी हाई होगा। मान लेते हैं मैंने कोई बॉडी ली 1 किलोग्राम मास की, कितनी ले ली? 1 किलोग्राम मास की। आप उसका डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी निकालो। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइड में 4, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई मास 1 किलोग्राम। ये देखिएगा जब इसको सोल्व करोगे ना तो नियर अबाउट 10⁻30 से ऊपर आएगा। देखिएगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, दीज आर 10⁻30, यानी कि उनके अंदर अनसर्टेनिटी है ही नहीं। इतनी ज्यादा वैल्यू अनसर्टेनिटी का। जब अनसर्टेनिटी हाई लो है, यानी कि अनसर्टेन जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, वेरी लो। देखिए -30 बहुत कम है, इसका मतलब सर्टेन वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब सर्टेन वैल्यू कैसी है? हाई। सर्टेन का मतलब जो वैल्यू फिक्स है, यानी कि जो वैल्यू फिक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है और जो अनफिक्स है वो वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है? अनफिक्स वाली गलत है और फिक्स वाली ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? लार्ज बॉडी के लिए पोजीशन और वेलोसिटी आप इजीली मेजर कर सकते हो। अरे अनसर्टेन का मतलब समझ आया ही नहीं आया? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो और फिक्स ना हो उसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत ही कम आई, इसका मतलब फिक्स ज्यादा है। तो ये क्या है? लार्ज बॉडी के लिए। अगर मैं स्मॉल बॉडी के लिए लगाता हूं तब देखिएगा, हटा दो इन सबको। अब क्या करता हूं मैं? स्मॉल बॉडी के लिए यही फॉर्मूला यूज करता हूं। अब स्मॉल बॉडी कौन सी ले लेता हूं? इलेक्ट्रॉन ही ले लिया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता, मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, यही होता है ना। लगाओ ये फॉर्मूला, इज इक्वल टू एच की वैल्यू डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के अंदर अनसर्टेनिटी वेरी हाई आएगा, नियर अबाउट 10⁻32 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नियर अबाउट आपके पास 10⁻⁻4 के करीब आएगा। देखिएगा अनसर्टेनिटी की वैल्यू हाई है, इसका मतलब अनसर्टेन मतलब पोजीशन और वेलोसिटी फिक्स नहीं है, उनकी वैल्यू एक साथ मेजर करना डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्टी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसका मतलब डिफिकल्ट है, ये वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब आसानी से मेजर कर सकते हो। देख ले, अब माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ये डिफिकल्ट है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक के लिए क्या था? ये आसान था। इसलिए क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड एप्लीकेशन देखिएगा इसकी क्या है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या कह रहा है? सेकेंड एप्लीकेशन में इसने कहा है,
सेकंड एप्लीकेशन में क्या कह रहा है ये, सेकंड एप्लीकेशन में इसने कहा है इट फिक्स द पाथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी, सॉरी इट रूल्स आउट द पाथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडी that was explained by बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या मतलब है इस बात का, ध्यान से सुनना पहले मेरी पूरी बात, मैंने लिख तो दी है 2 लाइन, इनका मतलब सुनना। बोहर्स ने क्या कहा था, पहले बोहर की सुनो। बोहर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन जिन पाथ में चल रहे हैं वो फिक्स है, ठीक है, वो पाथ फिक्स है, इतना हो गया। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, फिक्स पाथ का मतलब क्या होता है ये सुनिएगा। हाइजेनबर्ग ने कहा फिक्स पाथ वो होता है जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ मेजर कर सकते हो, अगर ऐसा कर सकते हो तो इसका मतलब उनका पाथ फिक्स है, अदरवाइज फिक्स नहीं है। क्या अभी अभी हाइजेनबर्ग ने साबित किया क्या आप वेलोसिटी और पोजीशन इलेक्ट्रॉन की दोनों एक साथ मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते मेजर। इसका मतलब बोर्स ने कहा था ना, क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिन पाथ में घूम रहे वो फिक्स है, फिक्स नहीं है। पाथ को ट्राजेक्ट्री भी बोलते हैं, पाथ को एक और नाम क्या देते हैं, ट्राजेक्ट्री भी बोलते हैं इसको। तो आप बताइएगा मेरे को आप ध्यान से, क्या मैं ये कह सकता हूं जो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बताई थी पाथ फिक्स है, क्या वो पाथ फिक्स है? अगर पाथ फिक्स होते तो वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोथ साइमल्टेनियसली विद करेक्टनेस, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं मिलती, वो सर्टेन होता। तो ये दोनों तो आपने कैलकुलेट नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी के साथ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिन पाथ में घूम रहे हैं वो फिक्स नहीं है। तो ये किसने साबित किया? हाइजेनबर्ग ने। तो सेकंड सिग्निफिकेंस क्या हुई थी? पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट फिक्स बिकॉज इफ द पाथ इज फिक्स देन देयर वेलोसिटी एंड पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। अगर पाथ फिक्स होता तो उनकी वेलोसिटी और पोजीशन को हम क्या कर सकते थे? मेजर कर सकते थे, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? पाथ ऑफ द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आर नॉट फिक्स। वे पाथ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो फिक्स नहीं है। ये था सेकंड सिग्निफिकेंस किसका? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। बोलिएगा हाइजेनबर्ग में कुछ पूछना हो तो आपको इसका प्रिंसिपल क्या था, क्या बताया इसने, उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। लेकिन एक बात बता देता हूं, इसने क्या कहा था? अनसर्टेन मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, यानी कि जिसको आप एक्यूरेटली कैलकुलेट ना कर सकते हो। अरे जब पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, क्यों है? आप उनको एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन किसके लिए? माइक्रोस्कोपी। लेकिन मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए वो अनसर्टेन नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आप इजीली मेजर कर सकते हो जाएगा ये। अब देखिएगा न्यूमेरिकल, ये देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है न्यूमेरिकल। व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? तो देखिएगा इसका रीजन बताता हूं मैं, ये एक न्यूमेरिकल ही है। सबसे पहले मास देखो आप इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, ठीक है। और न्यूक्लियस का रेडियस कितना बताया था? न्यूक्लियस का साइज ध्यान से याद कीजिएगा। जब मैंने तुम्हें क्या बताया था? रदरफोर्ड मॉडल बताया था। तो मैंने बताया था पूरे एटम का साइज तो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब पता क्या है? मान लेते ये न्यूक्लियस है और ये है 10⁻⁻15 मीटर। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो कहीं पे भी हो सकता है, यहां 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 पे भी हो सकता है। इसका मतलब इतनी जगह में मिलेगा, ये इसकी अनसर्टेनिटी है, फिक्स नहीं है कहां पे है, इतनी बाउंड्री में मिलेगा। ये इतनी बाउंड्री का कितनी है एरिया? ये 10⁻⁻15 मीटर में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है इतने एरिया में, यानी कि कोई फिक्स नहीं है ना, अनसर्टेन है। इसका मतलब इतनी पोजीशन है उसकी, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस साइज को क्या कह सकता हूं? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं पे
पे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं उसको अनसर्टेन। और ये किसकी है? इलेक्ट्रॉन मिलने की पोजीशन है। अगर रियल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता तो इतनी जगह में होता, इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होती भाई? इतनी जगह में मिलेगा 10⁻⁻15 मीटर के अंदर। आगे क्या किया गया? अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। निकालो, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। अब आप डेल्टा वी निकालो पहले। एच की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई मास 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 डेल्टा एक्स 10⁻⁻15। ये वो है। सोल्व करो सबको। नॉर्मल अगर सोल्व करता हूं, नॉर्मली 10⁻31 से -31 कैंसिल, नियर अबाउट 10⁻10 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा आ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा तो इतनी वेलोसिटी से चलेगा, और इतनी वेलोसिटी तो लाइट की भी नहीं होती। लाइट की स्पीड ही कितनी होती है? 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कैसा है? पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होगा देन इट वेलोसिटी शुड बी 10⁻10 मीटर पर सेकंड। इन सबको सोल्व किया तो मैंने आइडिया लगा लिया, इतना आएगा आंसर, यानी इससे ज्यादा ही आएगा। 10⁻10 मीटर पर सेकंड विच इज हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा है। इट इज नॉट पॉसिबल, सो इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अरे अनसर्टेन वर्ड का मतलब समझ आ रहा है या नहीं? बार बार मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे बोलते हैं अनसर्टेन। समझ में आया? इसलिए इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी स्पीड 10 की लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगा। और देखिएगा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, धीरे धीरे हटा दो इन सबको। अब देखिएगा और न्यूमेरिकल्स। ये करा, ये बॉल है जो मास, एक बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास कितना है? 40 ग्राम है, और जो स्पीड है वो है 45 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो वेलोसिटी है वो है 45 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम, उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है इफ द स्पीड कैन बी मेजर, इफ द वेलोसिटी कैन बी मेजर, वेलोसिटी कैन बी मेजर विद 2% एक्यूरेसी, विद 2% एक्यूरेसी के साथ हम इसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये कैलकुलेट करने को कह रहा है। दोबारा से सुनिएगा, एक बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है, उसकी स्पीड इतनी है 45 मीटर पर सेकंड। अगर आप उसकी स्पीड को 2% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हो तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताओ। यानी कि क्या मतलब है? मतलब ये है, मान लेते हैं लाइट जो है, बॉल जो है 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इसका इतनी स्पीड का केवल 2% ही आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हो। इतनी स्पीड का केवल 2% एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हो। तो 2% कितना होता है वो कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 40 किसी की भी परसेंटेज खत्म करने के लिए कैसे मेजर किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, आप कैसे मेजर करते हो? तो 45 मल्टीप्लाई में कितनी एक्यूरेसी के साथ? 2%, डिवाइड में परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100, तो कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। मतलब आप 45 मीटर पर सेकंड में से केवल इतनी स्पीड जो है वो एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हो। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी? 0.9 मीटर पर सेकंड। पोजीशन आपको निकालनी है। दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बॉडी है, एक बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है, वो इस स्पीड से चल रही है। इस स्पीड का केवल 2% हिस्सा आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो इसका 2% हिस्सा बना लो, ये बना लिया।
तो ये होगी इसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4πm। यही होता है, आपको वेलोसिटी क्या निकालनी है, पोजीशन। डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये उधर चला जाएगा, तो h/4πm मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा डेल्टा v। रखो वैल्यू, h की वैल्यू कितनी है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइड में 4, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई मास ये रहा 40 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करो भाई, 40 डिवाइड में 1000 0.04 आ गया किलोग्राम। कितना आ गया 0.04 किलोग्राम मल्टीप्लाई डेल्टा वी कितना है 0.9। सोल्व कर लेना भैया, आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो इस स्पीड में से जितनी एक्यूरेसी के साथ आप मेजर कर सकते हो वही अनसर्टेनिटी में रखना है 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये था देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, हो जाएगा। इसी टाइप के आपके पास डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। एक न्यूमेरिकल और देख, तो ये देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकेंड विच एक्यूरेट अप टू, ये जो वेलोसिटी है एक्यूरेट है कब तक, अप टू 0.005%। कितने तक एक्यूरेट है, इतने परसेंट एक्यूरेट है। तो इसकी एक्यूरेसी का यूज करके इसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, इसका जो ये स्पीड थी वेलोसिटी थी इसका इतने परसेंट हिस्सा बनाओ। कैसे बनाएंगे, लास्ट न्यूमेरिकल में यही तो बना था, 600 मल्टीप्लाई 0.005 डिवाइड में क्या था 100, कैंसिल 6 5 30, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये जो स्पीड दे रखी थी इसका इतना हिस्सा निकाल दिया, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गई। रही बात कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। एक इलेक्ट्रॉन की बात है, निकाल दो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। इस v को यहां पे लेकर आऊंगा तो डेल्टा एक्स निकालना, निकाल दो। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइड 4 पाई 3.14 मल्टीप्लाई मास, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 मल्टीप्लाई 30 - 31 kg में रखना होता है। वेलोसिटी इन अनसर्टेनिटी ये रही 3 मल्टीप्लाई 10⁻²। कैलकुलेट कर लेना भाई। तो ऐसे वेलोसिटी दे रखी हो, उसकी एक्यूरेटनेस दे रखी हो, तो उसकी एक्यूरेसी का यूज करके आप उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये निकाल दिया, हो गया। ये थे न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप के। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है इस मॉडल ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या किया, इसने बोहर एटॉमिक मॉडल को फेल किया था। किसको फेल किया था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। तो आगे है रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल क्यों हुआ था, उसका रीजन सुनिएगा। एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हुआ था यह सुनना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बोहर्स ने क्या नहीं किया, इट नॉट टेक या इट कान वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट टेकन बाय बोहर्स। बोहर के द्वारा क्या नहीं लिया गया था। जब बोहर मॉडल आया तो उसने ये नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। बोहर मॉडल में कुछ कमियां आई, उन कमियों को दूर करने के लिए डी ब्रोगली ने बताया था इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। तो वेव नेचर क्या इसने बताया था, बोहर एटॉमिक मॉडल ने नहीं बताया था। एक तो रीजन ये था, अगर ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ले लेता तो ये कामयाब हो जाता बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ, पहला रीजन क्या है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was not taken by the Bohr। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड लिमिटेशन सुनिएगा कि अभी तो बताया था अगर बोहर के अकॉर्डिंग चले तो इलेक्ट्रॉन जिन पाथ में चल रहे हैं
वो क्या है, फिक्स है। यही कहा था ना, अकॉर्डिंग टू बोर्स द इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग इन ए सर्टेन पर्टिकुलर पाथ दैट देयर वैल्यू इज फिक्स। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी वैल्यू फिक्स है, और जब पाथ की वैल्यू फिक्स हो तो हाइजेनबर्ग ने कहा, फिर हाइजेनबर्ग आ गया यहां पे, फिर हाइजेनबर्ग आ गया, उसने कहा अगर किसी का पाथ फिक्स होगा इसका मतलब आप उसकी वेलोसिटी और आप उसकी पोजीशन दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हो, उन दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हो। कब? अगर क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ फिक्स है। अगर पाथ फिक्स होगा तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ मेजर कर सकते हो। जैसे कि अब इसने कहा इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स है, ये किसने कहा था? बोर्स ने कहा था। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कैलकुलेट करके देखा इलेक्ट्रॉन का, यह कैलकुलेट करना इंपॉसिबल था, वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं हो पा रहे थे। इसका मतलब बोर गलत था। तो बोर का फेल होने का रीजन क्या था? सेकंड रीजन क्या था? ही टेक्स द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, इट मींस इफ वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज नॉट पॉसिबल। अगर बोर सही है तो हम क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहे हैं उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर वैल्यू फिक्स है तो हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दोनों एक साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने ऐसा करके देखा, ऐसा नहीं हुआ, दोनों एक साथ मेजर नहीं हुए, दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं हुए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो फिक्स नहीं है। इसलिए क्या है, उसने क्या कहा, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पाथ, पोजीशन, वेलोसिटी ये अनसर्टेन है, अनसर्टेन अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए क्या कहा इसने, हाइजेनबर्ग ने कहा हम ये कह सकते हैं इनका जो पाथ है उसको हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अभी इतनी उसकी यहां पे मिलने की संभावना है। सो द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय प्रोबेबिलिटी। किससे दिखाने जाने लगे भाई, इस एरिया में मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी संभावना है, इसलिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय प्रोबेबिलिटी। इसलिए एंडिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रोबेबिलिटी से शो करने लगे भी, यहां पे मिल सकता है, ऐसी संभावना है। प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं ना। तो इसने लास्ट में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी से शो करना स्टार्ट कर दिया था। यह था आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा, दोबारा सुनिए। अगर हाइजेनबर्ग ने कहा किसी का पाथ फिक्स होता है तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ मेजर कर सकते हैं। फिर बोर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स है, फिर तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दोनों एक साथ मेजर हो जानी चाहिए, लेकिन मेजर नहीं हुई जब हाइजेनबर्ग ने निकाली। इसका मतलब बोर्स गलत था। बोर्स ने जो इलेक्ट्रॉन के पाथ बताए हैं वो गलत है, फिक्स नहीं है। क्या है? प्रोबेबिलिटी। सो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय द प्रोबेबिलिटी। ये रीजन था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने फेल किया बोर एटॉमिक मॉडल को, और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बोर्स ने नहीं लिया था, इसलिए भी बोर एटॉमिक मॉडल फेल हुआ। ये था रीजन फॉर फेलियर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। देखिएगा बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी वीडियो में आप देखते होगे सर हम लिखे कहां से? अरे लिखने का कुछ हो तभी तो लिखोगे। 2 लाइनें लिखनी होती हैं, बाकी समझने का भी इन वीडियो में, मेरी वीडियो में आपको समझने का ज्यादा मिलेगा। न्यूमेरिकल्स पार्ट समझने का, जो छोटी छोटी बताता हूं ना बातें, वो हिंदी इंग्लिश जैसे डालना चाहो डाल लो। अरे आज क्या पढ़ाया मैंने, बता दिया आपको। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है आपको पता चल गया भी। पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली, इट इज इंपॉसिबल। हम मेजर नहीं कर सकते, डेफिनेशन हो गई, यही आपके पास पेपर में आ सकता है। लेकिन छोटी छोटी बातें ये किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। क्यों है? अगर मैक्रोस्कोपिक के लगा देंगे तो क्या है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू बहुत कम आएगी और सर्टेन की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। इसलिए मैक्रो के लिए काम नहीं करता। ये किसके लिए काम करता? माइक्रो के लिए। एक ये हो गया। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता न्यूक्लियस में? ये छोटी छोटी बातें मेरी वीडियो में जो मिलती हैं, और ये बातें लिखने की हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखने की है बच्चों। ये मैं कब तक लिखवाऊंगा? कोई टीचर ऐसे तो फिर नोट्स ही बनाने होंगे, ये तो फिर तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे और हट जाऊंगा, आप उतार लेना। अरे समझने का है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। मेरी वीडियो में समझने का आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो समझने का है, छोटी छोटी बातें मैं एक एक जो बोल रहा हूं ना, मेरी बातें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं, कभी भी देख लेना। तो आपको किसी भी टीचर की आप वीडियो देख रहे हो
वो बीच में टॉपिक को स्किप करता है, टॉपिक को छोड़ देता है, जो भी टॉपिक वो आता है उसको छोड़ देता है। अगली मेरी वीडियो आएगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ, किसी भी टीचर की नहीं है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, हम डालेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। हम ये नहीं है टॉपिक हार्ड है तो छोड़ दिया, नहीं भाई, स्किप नहीं करेंगे। अरे जितना मेरे पास है मैं आपको मैक्सिमम दूंगा। मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है और टीचर से सबसे ज्यादा आता है, नहीं भाई, अपने पास जितना है मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूं, सबसे ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है। एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो 2-3 मिनट की वो भी आएगी मेरी कल, उसको भी आप देख लेना। आपको लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको थोड़ा सा हिम्मत मिलेगी, हाँ भी हम पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, अब अपने वीडियो को देख लिया तो थैंक यू।